The question is, if A, B, C are in arithmetical progression, then the determinant whose first row entries are x plus 2, x plus 3, x plus 2a, second row entries are x plus 3, x plus 4, x plus 2b, and the third row entries are x plus 4, x plus 5, x plus 2c is। तो बेसिकली मुझे पता करना है कि अगर गिवन डिटरमिनेंट में ये जो एबीसी आपको गिवन है, अगर ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये जो डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, मुझे पता करना है कि ये किस वैल्यू के बराबर होगा। मतलब आइदर इट इज 0, 1, x और 2x। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर तीन टर्म्स एपी में है तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या है। आपको ये दे रखा है कि ए, बी और सी इज इन एपी, है ना। ये तीन टर्म्स अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एबीसी एपी में है तो अपन ये भी कमेंट कर सकते हैं कि बी माइनस सी ये आपके पास बराबर होगा सी माइनस बी के। और अगर आप चाहे तो इसमें और कोई मैनिपुलेशन होगा तो वो भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन अब पहले हम लोग डिटरमिनेंट को हैंडल कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट आपको प्रोवाइडेड है उसकी एंट्रीज आपके पास है x+2, x+3, x+2a। ये आपका फर्स्ट रो है। सेकंड रो को चेक करें तो डेट इज x+3, x+4, x+2b। थर्ड रो की एंट्रीज को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास है x+4, x+5 और x+2c। ठीक है। अब देखिए, आप चाहें तो ये डिटरमिनेंट को डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली ओपन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी, मतलब आप आसानी से काम नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये रहेगा कि मैं इसको पहले थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता हूं, थोड़े आसान फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूं, और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग डिटरमिनेंट को ओपन कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मार्किंग कर देता हूं। लेट दिस इज योर फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो को हम लोग R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थर्ड रो को R3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखते हैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल हम लोग इसको मार्क तो कर ही देते हैं। ये आपका पहला कॉलम है C1, दैट इज और C2 एंड दिस इज और C3। और सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लगाने जा रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैं R2 को ऑपरेट कर रहा हूँ, और R2 में हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 माइनस R1। सिमिलरली मैं एक और ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करूंगा इन द R3, और R3 में हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R2। और बेटर ये रहेगा कि पहले आप R3 वाला ऑपरेशन लगाएं, फिर उसके बाद R2 वाला ऑपरेशन लगाएं, तो आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, जब आप डिटरमिनेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने और भी सवाल डिटरमिनेंट के किए होंगे, तो ये आपको याद होगा कि डिटरमिनेंट इस प्रॉपर्टी को कंटेन करता है कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर रो की एंट्रीज में से किसी अनदर रो की एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो स्टिल डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी, मतलब इस पे कोई फर्क नहीं आता है। आप चाहे तो बुक के अंदर जाके इस प्रॉपर्टी को रीचेक कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पे अभी इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे हम लोग ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो की एंट्री में तो कोई फर्क नहीं आने जा रहा है, डेट इज x+2, दिस इज और x+3, और ये आपके पास है x+2a। जो भी चेंज होगा या तो R2 में चेंज होगा या फिर R3 में चेंज होगा। सबसे पहले R3 की एंट्रीज को चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं R3 में से R2 माइनस करूं तो आप देख सकते हैं x+4 में से x+3 माइनस करना है, तो ये आपको 1 मिलेगा, ये आपको 1 मिलेगा, और यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलने जा रही है 2 टाइम्स ऑफ C माइनस बी के। फाइन। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग R2 में से R1 को माइनस करेंगे, ये वाले ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे R2 माइनस R1। और जब मैं फिर से ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो फर्स्ट एंट्री आपकी 1 ही बनेगी, सेकेंड एंट्री भी आपके पास 1 है, और फिर आपको ये डाटा में से ये डाटा माइनस करना है, और ये बनता है 2 टाइम्स ऑफ B माइनस ए के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक ऑपरेशन और अप्लाई करते हैं। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका R3 है। मैं फिर से एक ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं विच इज R3 में को ऑपरेट कर रहा हूं सच डेट R3 माइनस R2, है ना। हम लोग R3 की एंट्रीज में से R2 की एंट्रीज को माइनस कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फर्स्ट रो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेट इज x+2, डेट इज x+3, और डेट इज x+2a। सेकेंड रो की एंट्रीज पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेट इज 1 1 2 टाइम्स ऑफ B माइनस ए। हाँ, अगर आप थर्ड रो की एंट्रीज को चेक करें तो 1 - 1 इट इज 0, 1 - 1 इट इज ऑल्सो 0, और फिर मुझे ये एंट्री में से ये एंट्री माइनस करनी है। तो आप इसे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ C माइनस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ C माइनस ए के। ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपने चेक किया था कि आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है कि B माइनस ए आपका C माइनस बी के बराबर है।
या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ सी माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी माइनस ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ सी माइनस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी माइनस ए एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइनल डिटरमिनेंट आपके पास है उसमें भी एग्जैक्टली यही टर्म जनरेट हुआ है। मींस हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं जीरो से। और इनकेस अगर आप ये एंट्री को जीरो से रिप्लेस करेंगे तो आपको जो डिटरमिनेंट मिलेगा दैट इज x+2, x+3, x+2a, इसके बाद 1 1 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए। ये फर्स्ट एंट्री जीरो, R3 रो की फर्स्ट एंट्री जीरो, सेकंड एंट्री जीरो और थर्ड एंट्री भी जीरो। अब डिटरमिनेंट की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की अगर सारी एंट्रीज जीरो हैं देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। मींस आप इसे अब डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं जीरो से। दिस इज द फाइनली आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो आपको पूछा गया था कि ये डिटरमिनेंट किस किस वैल्यू के इक्वल है। आवर आंसर इज ऑप्शन ए।